नमस्कार जी। मैं अपने नाना जी के पुरानी फाइलों और रद्दी किताबों को जब अपने घर लाया, जो मेरे मामा जी ने कबाड़ी को बेच देनी थी, तो मैं धीरे धीरे उनकी फाइलों को पढ़ रहा हूँ। उसमें मेरे को एक उनकी लिखी एक कहानी मिली है, जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ अपने शब्दों में। उन्होंने लिखा है कि अंग्रेज़ आके भारत पे कब्जा कर चुके थे और उन्होंने दुनिया के कई देशों में अपने उपनिवेश बना लिए थे। अंग्रेज़ों ने उन सब देशों में भारत के लोगों को अपने प्रति ज़्यादा वफादार पाया और उन्होंने पाया कि लोग बड़े आराम परस्त हैं। उनको अगर प्यार से कुछ कह दो तो कुछ भी देने को भी तैयार हो जाते हैं वो। इसी बीच उन्होंने सरकारी नौकरियों में काफ़ी वैकेंसियाँ निकाली, तो वे भी उसमें भर्ती हो गए। अंग्रेज़ों ने कुछ इंग्लिश ग्रामर के टेस्ट लिए और उनसे खाने पीने की आदतों के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में कुछ इंटरव्यू जैसे पूछा और फिर उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया फॉरेस्ट ऑफिसर। वो कहते हैं कि वो लेटर पाके वो और उनके घर के सारे सदस्य बड़े खुश हुए थे। लेकिन तभी एक वकील थे जो कि इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, तो उन्होंने उस अपॉइंटमेंट लेटर को पढ़ा तो उसमें पता लगा कि साउथ अफ्रीका के जंगलों में उनकी नियुक्ति हुई है। अब घर में बड़ा झंझट पड़ गया कि लगी लगाई नौकरी को, सरकारी नौकरी को क्या हाथ से यूं ही जाने दें। लेकिन नाना जी अपने सपनों को पूरा करने की चाह में जिद पर आ गए कि वो अंग्रेज़ों के ही तो खर्चे पे साउथ अफ्रीका जाएंगे, तो उन्होंने जाने की तैयारी कर ली। वहाँ वो जंगलों में ड्यूटी करते रहे। उनके अंडर कई अफ्रीकन थे, हबशी, जो कि कोई संस्कार वगैरह नहीं जानते थे। वो कहीं भी अपने किसी भी अंगों को छेड़ने लगते थे, कुछ भी करते थे। नाना जी कहते हैं कि वो अपने लोगों को सिखाते रहे कि कम से कम कमर में कुछ ना कुछ लपेटना ज़रूरी है, खासकर स्त्रियों को। इसी बीच उन्हें जंगल में कई बंदर और जंगली जानवर भी दिखाई दिए और साथ ही में जंगल में कई गैर कानूनी शिकारी भी घात लगा के घूमते थे और वो शेर, चीते, हिरन, लकड़बग्घे, जो भी जानवर उनके मिलता था उसके खाल उतार के उनके अंगों को बाज़ार में बेचते थे, उनके नाखूनों को बेचते थे। और तभी उसे, यानी कि मेरे नाना जी कहते हैं कि उनको किसी अंग्रेज़ ने सलाह दी कि तुम एक दुनाली बंदूक खरीद लो
मैं लाइसेंस तुम्हें दिला दूंगा, वरना तुम्हें जान का खतरा है, तुम रात सवेर लापरवाही से जंगल में घूमते हो। उन्होंने लिखा कि वो शिकारियों पे कई बार गोली चलाते थे और उन्होंने बंदरों को, लंगूरों को और मधुमक्खी के छत्तों को बचाया। और अंग्रेज़ जो थे उनकी इस कार्रवाई पे बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे उनको अंग्रेज़ों की परमिशन मिल गई कि वो जब चाहें छोटा मोटा शिकार कर सकते हैं। नाना ने लिखा कि उनको बंदूक चलाना नहीं आता था, वो तो उन्होंने अंग्रेज़ों के कहने पे ख़रीद ली थी। इस पर एक अंग्रेज़ की मेम साहब उनको फायरिंग सिखाती थी। अब वो उनके साथ जंगलों में दूर तक कच्ची पगडंडियों पे जाती थी और उनको बताती थी कि सामने जो झुंड है उसमें से उसको शिकार बनाना है। धीरे धीरे नाना जी को इंटरेस्ट पैदा हो गया था, तो वो अच्छे निशानेबाज भी बन गए। अब वो मैडम जो है उनके साथ नहीं आती थी, लेकिन उनको उसके पास रोज़ अपना शिकार लेके जाना पड़ता था। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने उनकी वफादारी देख के उनको एक जीप दे दी और जीप की ड्राइविंग भी सिखाई। उनको ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला। बंदूक यानी कि दुलारी रखने के लिए भी उनको गन लाइसेंस मिल गया था, जो कि उनको अंग्रेज़ अथॉरिटीज़ ने दिया था। पुलिस की वेरिफिकेशन हुई थी। इस पर वो जो थे उन चीज़ों का इस्तेमाल खुलेआम करने लगे। धीरे धीरे वो जंगल के काफ़ी अंदर तक जाना शुरू हो गए। अब वो घने जंगलों में जाने लगे। उनकी फायरिंग से कई लोकल शिकारी जो कि पोचर थे घायल हुए। वो उनको सीटियाँ मार मार के चेतावनी देते थे, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। एक दिन किसी शिकारी ने उन पर फायर कर दिया, जो कि आके उनकी जीप की हेडलाइन पे लगा। हेडलाइट टूट गई थी। इस पर उन्होंने फायर किया तो गोली जाके एक के पेट में लग गई। उसके सारे साथी उनको छोड़ के जंगल में भाग गए। नाना जी कहने लगे कि भारतीय होने के नाते दिल में एक सहानुभूति भी थी कि ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए ऐसा काम करते हैं। इसलिए उन्होंने उस घायल आदमी को उठा के अंग्रेज़ों के एक आर्मी हॉस्पिटल में पहुंचाया। इससे उनके बारे में उनके साथ है कई लोग बहुत कुछ जान गए थे। अब वहाँ के लोकल लोग भी समझ गए थे और जो फॉरेस्ट के सरकारी कर्मचारी थे वो भी आप समझ गए थे कि सहगल साहब की पहुंच दूर तक है। अब उनको एक सरकारी क्वार्टर भी मिला और सहायक भी मिले जो कि उनके घर संभालते थे। एक बात वो कहते हैं कि
जंगल में काफ़ी दूर तक जाते रहे, लेकिन ना तो किसी पेड़ पे कोई लंगूर था, ना कोई बंदर थे, ना कहीं गिलहरियाँ घूम रही थी। तो जंगल एकदम सुनसान पड़ा था। उनको बड़ी हैरानी हुई। तभी अचानक उनका ध्यान गया कि उन्होंने जिस सड़क पे, कच्ची सड़क पे अपनी जीभ डाल रखी थी, आगे उसमें सीढ़ियों नुमा पथरीली ढलान थी। उनकी जीभ हिचकोले खाती हुई उस ढलान से नीचे उतरने लगी। वो युवा थे, मन में एक ललक थी। उन्होंने फट इंजन बंद कर दिया और ढलान की वजह से जीप खुद ही रेंगती रही। हिचकोले खाते हुए नाना जी का माथा कई बार गाड़ी के अंदर धातु के पाइप वगैरह पे इधर उधर भी टकराया। कई बार तो स्टीयरिंग व्हील पे उनका नाक जाके लगा, लेकिन खून नहीं निकला। यही गनीमत रही। करीब 15 मिनट तक हिचकोले खाती हुई जीप नीचे उतरती रही। बाद में एक जगह समतल जमीन आई तो जीप एक पत्थर से टकरा के रुक गई। तब नाना ने कहा, सोचा कि अरे ओहो, ये तो कोई अजीब सी घाटी में वो आ गए हैं। यहाँ तो किसी जानवर परिंदे का नाम भी नहीं है। वे अपनी बंदूक और गोलियों की बेल्ट गले में डाल के नीचे उतरे जीप से और पैदल ही चल दिए। अचानक चलते चलते उनको बाईं तरफ की झाड़ियों में एक अंडे के आकार की कोई आकृति दिखाई दी। वे उसको देख के रुक गए। उसका रंग स्लेटी था, उस पे आड़ी तिरछे लकीरें सी थी और वो देखने में काफ़ी चिकना था। उनको अंदाज़ा हो गया कि ये कोई चट्टान तो है नहीं। वे धीरे से उसके पास गए तो उसका आकार देख के वो बड़ा हैरान हुए। उसका आकार उन्होंने लिखा है कि एक बड़ी बिल्ली के साइज का था। उन्होंने धीरे से उसको लुढ़का दिया। वो कुछ दूर लुढ़क के फिर रुक गया। उनको बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने सोचा चलो क्यों ना इसको अपने साथ ही लेता चलूं। उन्होंने बड़े यत्न से उस अंडाकार आकृति को उठाया और अपनी जीप की पिछली सीट पर रख दिया। जैसी अंडा जैसी वो चीज़ निकाल के वो रख के जीप से उन्होंने सिर निकाला तो उनको अजीब सी चिल्लाहट सी सुनाई दी। तभी उनकी नज़र उस आवाज़ की तरफ उठी। उस दिशा में उन्होंने देखा तो वहाँ बहुत ऊंचे, हाथी से भी ऊंचा, उससे भी बड़ा एक जानवर दिखाई दिया, जिसके जबड़े खुले हुए थे और नुकीले दांत ऐसे लग रहे थे जैसे एक एक फुट के हों।
उसने फिर एक बार मुंह बंद किया और जैसे मुंह खोला एक चीखने की आवाज़ निकली। थोड़ी देर बाद चारों तरफ झाड़ियों में उठापटक की आवाज़ आई और उन्होंने देखा कि उसी साइज़ के या उसके छोटे साइज़ के वही कई जानवर उनके नज़दीक सामने ही खड़े थे और बुरी तरह चिल्ला रहे थे। उन्होंने अपनी दुनाली लोड की और हवा में फायर किया। धड़ाम की आवाज़ सुन के वे जानवर सारे पीछे को हटे लेकिन गए नहीं। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वो गर्दन झुका के उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे उनकी बहुत बड़ी शक्तिशाली पूंछ जैसे जमीन पर रेंग रही थी। उनको लगा कि ये अचानक हमला कर देंगे। तब उन्होंने उनकी तरफ एक फायर किया। फायर एक डायनासोर के छाती पे लगा और गोली छिटक के दूर गिरी और वो जानवर मुंह खोल के ऐसे गर्दन हिलाने लगा जैसे अमरीश पुरी या कोई विलन हंस रहा हो। खैर ये तो नाना जी ने नहीं लिखा, वो तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने शब्दों में ये कहानी बयान कर रहा हूँ ना, तो इससे मेरे मुंह से निकल गया। खैर उस ज़माने में अमरीश पुरी जी नहीं थे, बल्कि फिल्में भी अभी भारत में बनी थी नहीं थी। रेलगाड़ी के भी लाइनें शायद बिछ रही थी, ऐसा उनकी किसी और कहानी में भी जिक्र आया। इस पर वो जानवर पीछे हटे और अपने कदम पीछे हटाने लगे। नाना जी कहते हैं, दिखाया उन्होंने कि वो अपनी जीप में बैठे और स्टीयरिंग घुमा के उन्होंने जीप को वापस किया, लेकिन उन्हें जाने के लिए सीढ़ियों पे जीप चलाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि जीप वहाँ से इतनी ऐसी ढलान थी कि उतर तो सकती थी लेकिन चढ़ नहीं सकती थी। तब वो कहते हैं कि एक तरफ उनको कुछ झाड़ियाँ कम दिखाई दी तो उस रास्ते से वो अपने एरिया की तरफ चले गए। वहाँ जाके उन्होंने अपने लोगों को वो चीज़ दिखाई। तब एक अफ्रीकन दंपति ने उनको कहा कि अरे ये तो डायनासोर का अंडा है। नाना जी ने लिखा है कि वो चौंक पड़े क्योंकि डायनासोर की कहानियाँ उनकी इंग्लिश की किताबों में बहुत बार उन्होंने पढ़ी थी। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। दूसरे दिन मुंह अंधेरे उन्होंने नाश्ता किया और लंच वगैरह साथ पैक करके वो दोबारा उसी रास्ते से उसी सीढ़ियों से उतरते हुए गए, लेकिन उन्हें वहाँ कोई डायनासोर इस बार दिखाई नहीं दिया। तो वो आगे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। तभी उनका ध्यान एक तरफ गया, वहाँ पे पूरा एक जैसे डायनासोर का परिवार झाड़ियों की ओट पेड़ों की ओट लेके उसने देख रहा था। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या वो हमला करने की सोच रहे हैं या मुझ अजनबी को जांच परख रहे हैं कि मैं नुकसान पहुंचाता हूं कि नहीं। उन्होंने लिखा है उनका ध्यान रास्ते से भटक गया और अचानक उनकी जीप एक गहरे गड्ढे में जा उतरी। वे जीप में
खड़े हो गए। जीप जैसे औंधे मुँह गिर जाती, लेकिन उस कटाव के साथ जीप रुक गई थी, जिससे बैलेंस बना रहा। तकरीबन आधा घंटे तक वो इसी में रहे कि वो कैसे किसी को सूचित करें, कैसे इस गड्ढे से बाहर आए। उनके पास जीप में ना तो कोई रस्सी थी, ना कोई सीढ़ी, ना कोई और साधन। तभी उनके ऊपर मिट्टी के और कंकर के ढेले गिरे। तब उन्होंने ऊपर देखा तो उनकी सांस सूख गई। उन्होंने देखा कई डायनासोर गर्दन झुका के उन्हें देख रहे हैं। उनके खुले जबड़े से जानलेवा लंबे लंबे 1-1 फुट लंबे दांत चमक रहे थे। वो कई बार पूरा मुंह खोलते थे और कुछ आवाज़ निकालते थे और सिर को उड़ा, जैसे कोई मक्खी उड़ा रहा हो ऐसे हिलाते थे। अचानक एक डायनासोर, जो कि कल भी पहले दिखाई दिया था, जिसका आकार बहुत लंबा था, उसकी गर्दन भी लंबी थी, वो अचानक वहाँ प्रकट हुआ। उसने अपनी गर्दन झुकाई और उसका मुंह नाना जी के कंधे के पास आ गया। नाना जी कहते हैं पसीने के मारे उनकी हालत बुरी थी। सांस ना तो मुंह से आ रही थी ना नाक से। दम घुटने लगा, वो हक्के बक्के रह गए। कहते हैं उन्होंने परिवार के सब सदस्यों को याद करना शुरू कर दिया और भगवान को भी, कि अब वो इस डायनासोर का आहार बनने वाले हैं। तभी डायनासोर ने जैसे कैसे और झुककर उनकी कंधे की बेल्ट, जो कि अंग्रेज़ों की ड्रेस की निशानी थी, वो और उनके कॉलर वगैरह को अपने जबड़े के दांतों से जकड़ लिया और तभी नाना जी उसके जबड़े में जकड़े हुए ऊपर की तरफ उठने लगे। डायनासोर बड़े ध्यान से आराम से उनको ऊपर ले आया और फिर उनको ज़मीन पे छोड़ दिया। सभी डायनासोर पीछे चले गए। वो डायनासोर जिसने उनको बचाया था, वो भी उनके नज़दीक ही था और उसने नाना जी को सिर चाट के और ज़मीन पे लिटा के पता नहीं क्या व्यक्त करना चाहा। फिर वो कुछ दूर चले गया। नाना जी कहते हैं मैं उठा तो मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे उन जंगली जानवरों ने नया जीवन दान दिया था, जिन पर मैं कल गोली चला रहा था, आज वही मेरे जीवन रक्षक बन गए थे। मैंने गड्ढे में झांक के अपनी जीप को देखा तो वो डायनासोर दोबारा वहाँ आया। उसने जीप को भी अपने जबड़े से पकड़ के गड्ढे से बाहर निकाल दिया। नाना जी ने लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि
अगर संभव होता तो वो एक एक करके उन सब डायनासोर के पैर छूते। अब उनका वहाँ से वापस जाना बड़ा दूभर हो रहा था। वे रुक रुक कर चलती जीप में ही पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। उनके पीछे डायनासोर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे आ रहे थे। अचानक उन्होंने जीप रोकी तो डायनासोर भी रुक गए और पीछे हटने लगे। नाना जी कहते हैं कि उन्होंने जीप की स्पीड बढ़ाई और कच्चे रास्ते में ऊबड़ खाबड़ हिचकोले खाते हुए अपने स्थान पे चले गए। तब से उनका डेली रूटीन बन गया। वो वहाँ जाते हैं और वो डायनासोर उनके चारों तरफ घेरा बना के खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे डायनासोर नहीं, परिवार के ही कोई सदस्य हैं। ये कथा उन्होंने कब लिखी थी इसका कोई डेट सन तो है नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों का ज़माना तो 1947 से पहले था, जबकि उन्होंने लिखा है कि रेल सड़कें बन रही थी। धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगली कहानी में।